Hi everyone, this is Mohammad Tausif Kamran. Welcome to you in History at Glance. इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रसिया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन रशिया। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से रशिया की जो इकोनॉमी कंडीशंस और सोसाइटी की कंडीशंस थी वो फेवर कर रहे थे सोशलिज्म आइडियोलॉजी को, यानी वहाँ के आर्थिक और सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि जिसके अंदर सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, समाजवाद की विचारधारा आसानी से पनप सकती थी। और उससे आगे आज हम लोग देखेंगे सोशलिज्म इन रशिया, यानी रशिया के अंदर समाजवाद। अगर रशिया के अंदर देखेंगे तो 1914 तक पूरे रशिया के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल था। आप कहेंगे कि इलीगल क्यों था? तो इलीगल इसलिए था क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रशिया के अंदर मोनार्की था और मोनार्की का जो नेचर होता है वो एब्सोल्यूट होता है, निरंकुश होता है। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती तो जाहिर सी बात है वो जो गवर्नमेंट के अंदर डिमेरिट्स होते उसको लोगों के सामने, जनता के सामने लाती, लोग गवर्नमेंट के सामने डिमांड्स रखती। तो इससे उनके थ्रोन को, उनके सिंहासन को, उनके क्राउन को जो है खतरा हो सकता था। और यही वजह है कि ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ऐसी कोई भी डिसेंट वॉइस को मोनार्की लाइक नहीं करते थे। यही वजह है कि रशिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल था। लेकिन 1898 में जो कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे, यानी सीधे तौर से कहे तो जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने रशिया के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। यहाँ पर आप वर्कर की जगह लेबर भी रख सकते हैं, कई जगह आपको लेबर भी लिखा हुआ मिलेगा। मतलब कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी या रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, दोनों एक ही नाम है। और ये 1898 में इसका फाउंडेशंस रशिया के अंदर पड़ा। अब आप कहेंगे कि जब पॉलिटिकल पार्टी इलीगल था, यानी पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर रशिया के अंदर बैन था, तो ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज हो गई, कैसे इसका फाउंडेशंस पड़ गया? हाँ, पड़ गया। इसलिए पड़ गया कि वो लोग मोनार्की का एगेंस्ट करते थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये इलीगल थे, यानी गैर कानूनी थे। और ये जो गैर कानूनी थे इसलिए ये पार्टी छिपकर सीक्रेटली जो है अपना काम किया करती थी, क्योंकि इस पार्टी को मालूम था कि रशिया के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल है, गैर कानूनी है। और जो मोनार्की है, जो राजतंत्र है, उस राजतंत्र के रिप्रेशन, उसके क्या कहते हैं, दमन से बचने के लिए ये पार्टी का फाउंडेशंस होने के बाद सीक्रेटली, गुप्त रूप से इन्होंने अपना काम करना शुरू किया और जो आइडियोलॉजी थी उनको लेबर्स के बीच जो है फैलाना शुरू किया। उन्होंने लेबर्स को, सोसाइटी को कॉन्शियस करने के लिए, जागरूक करने के लिए अपना न्यूज़पेपर्स निकाला करते थे, पम्फलेट उन लोगों के बीच बांटा करते थे। जहाँ कहीं भी
जो लेबर्स थे और उनके साथ फैक्ट्री के मालिक या इंडस्ट्रीज़ के मालिक, उद्योग के मालिक अगर कोई नाइंसाफ़ी करते थे तो वैसे फैक्ट्रीज़ के अंदर ये लोग छिपकर वर्करों को सपोर्ट करते थे, स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज करते थे, यानी हड़ताल करवाते थे। तो इस तरह से रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी इलीगल थी और इसलिए छुप कर जो है अपना सारा काम किया करती थी। लेकिन ये तो ही वर्कर्स की बात। इसके अलावा जो एक और तबका था वो था फार्मर्स का। बहुत सारे जो सोशलिस्ट थे रशिया के अंदर, उनका ये मानना था कि जो रशिया के फार्मर्स हैं, पेजेंट्स हैं, किसान हैं, वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, यानी स्वाभाविक जो तौर से जो है वो समाजवादी हैं। ऐसा सोच उनका क्यों था? वो ऐसा सोच इसलिए था इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो सोसाइटी इन रशिया के अंदर भी चर्चा की थी कि वहाँ एक ट्रेडिशंस था जिसे अलेक्जेंडर सेकंड ने इम्प्लीमेंट किया था कि कम्यून के ज़रिए हर साल लोगों को, जो फार्मर्स होते थे, उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था उनकी रिक्वायरमेंट, उनके नीड के बेस पर, जिसकी जितनी ज़रूरतें हैं उसको इस हिसाब से लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और फिर उस कल्टीवेशन हो जाने के बाद, कृषि होने के बाद क्या कहते हैं, वो लैंड रिटर्न कम्यून को कर दिया जाता था, मीर को कर दिया जाता था। यानी उसको समझने के लिए समझ सकते हैं कि आज के डेट में पंचायत को वो रिटर्न कर दिया जाता था। और ऐसा साइकिल हर साल चलता था, यानी हर साल लैंड डिस्ट्रीब्यूट होता था, कल्टीवेशंस के बाद वो रिटर्न आ जाता था। तो इस चीज़ को देखकर रशिया के बहुत सारे सोशलिस्ट को ये लगता था कि अरे, रशिया के जो फार्मर्स हैं वो तो नेचुरली सोशलिस्ट हैं, ये स्वभाव से समाजवादी हैं। इसलिए उनका ये मानना था कि रशिया के अंदर जो क्रांति आएगी वो इन्हीं पीजेंट्स, इन्हीं किसानों के ज़रिए ही आएगी। इसलिए वो लोग कहा भी करते थे पीजेंट्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी जो रशिया के अंदर क्रांति आएगी, किसान उसकी मुख्य शक्ति होंगे, मुख्य ताकत होंगे। और उनका ये मानना था कि ये क्रांति का नेतृत्व करेंगे, लीडरशिप करेंगे और इन्हीं के ज़रिए क्रांति वहाँ संपन्न होगी। जब लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया, लोगों ने ऐसा फार्मर्स के जहन में भर दिया कि आप ही हो जो रशिया के अंदर रेवोल्यूशंस ला सकते हो, आप ही हो, आप ही के अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी शक्ति है कि आप समाज के अंदर क्रांति ला सकते हैं, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को यहाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप ही रूस को जो है दुनिया का पहला सोशलिस्ट कंट्री, पहला समाजवादी देश बना सकते हैं, आप ही सोसाइटी को लीड कर सकते हैं, चाहे वो लेबर्स हो या फार्मर्स हो, सबको मिलाकर आप ही क्रांति कर सकते हैं। जब ऐसी बातें उनके जहन में भर दी गई, तब इन्होंने जो है ये भी अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया 1900 में। इनके पार्टी का नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। ये इस्टेब्लिश्ड किया गया 1900 में, 1900 ईस्वी में, जब वहाँ के किसानों के अंदर ये बात डाल दी गई कि आप भी एक क्या कहते हैं क्लास हैं रशिया के अंदर, जो जिनके अंदर ये प्रवृत्ति, ये टेंडेंसी पाई जाती है कि सोशलिस्ट हैं, जो नेचुरल है, आप ही जो है रशिया को दुनिया का पहला सोशलिस्ट कंट्री बना सकते हैं। तब इस आवेश में आकर, यानी इस बहाव में आकर इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली। और इनका मेन मकसद था कि जो पेजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनकी आवाज़ों को उठाना, उनकी आवाज़ों, उनके दुख को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को जो है गवर्नमेंट के सामने लाना।
लेकिन इस सोच का भी काउंटर हुआ रशिया के अंदर। आप कहेंगे कि इस सोच का किसने काउंटर किया होगा? तो इस सोच का एक काउंटर किया जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का लीडर था व्लादिमीर लेनिन, और उसने किसानों की इस बात का जो है काउंटर किया। ये रशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी को याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के ये दो पार्ट में आइडियोलॉजी को लेकर बढ़ता है, जिसकी आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो लेनिन का ये मानना था कि किसान जो है वो रेवोल्यूशंस को लीड नहीं कर सकते हैं, उसका नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, यानी वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के इस थ्योरी से डिसएग्री करते थे। किस चीज़ से? कि जो पीजांट्स है वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, इस चीज़ से भी डिसएग्री करते थे। इस डिसएग्री करने के पीछे उनका ये लॉजिक था कि जो फार्मर हैं रशिया के, वो बटे हुए हैं, आपस में डिवाइड है। तो क्या डिवाइड है वो? कि वो अमीर और गरीब के बीच बटे हुए हैं। और आप जानते हैं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कभी मिट नहीं सकती है। तो ये अमीर और गरीब के बीच जो है बटे हुए हैं, समवेयर रिच एंड समवेयर पुअर। कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ज़मीन है, और वो अपने खेतों पर मज़दूरों के ज़रिए काम कराते हैं, और बहुत किसान ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो दूसरे के खेतों में काम करते हैं। तो ये अमीरी और गरीबी का जो फासला है, लैंडलेस और लैंड होल्डर का जो फासला है, इस फासले को, इस गैप को जो है भरा नहीं जा सकता। इसलिए लेनिन का ये मानना था कि ये किसान आपस में बटे हुए हैं और इसे यूनाइट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि फार्मर को क्यों नहीं यूनाइट किया जा सकता है जैसे वर्कर्स को यूनाइट कर लिया गया था। आपने देखा किस तरह वर्कर्स अपना एसोसिएशन बनाते थे और हार्डशिप के टाइम में वो एक दूसरे का सपोर्ट भी किया करते थे। तो ऐसा फार्मर्स के नेचर में क्यों नहीं हो सकता है? तो उसकी वजह ये थी कि जो लेबर्स थे उनकी एक ही क्लास थी कि वो लेबर थे, और वो एक ही कम्युनिटी यानी पुअर कम्युनिटी से बिलोंग्स करते थे। इसलिए उनकी आइडियोलॉजी जो भी रही हो, जैसे आपने देखा कि मेटल्स वर्कर अपने आप को एरिस्टोक्रेट मानते थे, तो चाहे जो भी हो, लेकिन थे तो गरीब, थे तो वर्कर ही, इसलिए वो एक दूसरे की मुसीबत में काम आते थे और यूनाइट हो जाते थे। लेकिन फार्मर्स के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। फार्मर्स के अंदर जो अमीरी और गरीबी का फासला था, जिसे बिल्कुल दूर नहीं किया जा सकता था, ये वैसे ही था जैसे आप जानते हैं चुंबक का साउथ पोल और नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल कभी साथ आ ही नहीं सकता है, ठीक उसी तरह ये अमीर थे। इसलिए लेनिन का मानना था कि जब भी क्रांति आएगी वो मज़दूरों के ज़रिए ही आ सकती है रूस के अंदर, इन फार्मर्स के ज़रिए, इन किसानों के ज़रिए नहीं आ सकती है। तो इस तरह से जो है कुछ चीज़ें थी जो रशिया के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फलने फूलने में हेल्प कर रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद जो आइडियोलॉजिकल बेस था उसको लेकर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1903 में दो पार्ट में बट गई। एक का नाम पड़ा बोल्शेविक और दूसरे का नाम पड़ा मेंशेविक। बोल्शेविक और मेंशेविक दोनों रशियन वर्ड है। बोल्शेविक का मतलब होता है मेजॉरिटी
और मेंशेविक का मतलब होता है माइनॉरिटी। बोल्शेविक मतलब मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक, मेंशेविक मीन्स माइनॉरिटी मीन्स अल्पसंख्यक। तो ये दोनों के बीच इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि आइडियोलॉजी में डिफरेंस था, और इस डिफरेंस की वजह से ही 1903 में ये दोनों जो है अलग हो गए। यानी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी अलग हो गई, यानी दो पार्ट में बट गई। ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों ने बिहार में सुना होगा कि कभी जनता दल था और जनता दल टूटा तो कई पार्टी बन गई, जनता दल यूनाइटेड बन गई, जनता दल सेकुलर बन गई, राष्ट्रीय जनता दल बन गया। तो ठीक उसी तरह वहाँ भी हो रहा था कि जो 1908 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी, वो 1903 में आइडियोलॉजी को लेकर दो पार्ट में बंट गए। एक का नाम बोल्शेविक पड़ा, जिसके लीडर्स थे व्लादिमीर लेनिन, और दूसरा मेंशेविक, जिसका लीडर था जूलियस मार्टोव। दूसरा था मेंशेविक, जिसका लीडर था जूलियस मार्टोव। अब कहिएगा कि इन दोनों के बीच क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे? तो बेसिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ये था कि जो लेनिन थे यानी बोल्शेविक थे, उनका ये मानना था कि जिस तरह से रशिया के अंदर मोनार्की अप्रेसिंग नेचर का है, यानी दमन प्रकृति का है, वैसी कंडीशन में पार्टी को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ रहना होगा, यानी अनुशासन में रहना होगा, और पार्टी को अपने वर्कर्स के ऊपर के नंबर्स को तो लिमिट रखना ही होगा, साथ ही उसके ऊपर कंट्रोल भी रखना होगा। यानी एक तरह से कहें कि बोल्शेविक का दरवाज़ा जो है सबों के लिए नहीं खुलेगा, बल्कि ऐसे ही लोगों के लिए खुलेगा जो हार्ड डिसिप्लिन में रहे और जिनके ऊपर जो है पार्टी कंट्रोल कर सकती है। लेकिन मेंशेविक का जो है अलग आइडियोलॉजी था। उनका ये मानना था कि जो डोर है पार्टी का वो ओपन होना चाहिए सब लोगों के लिए। जैसे जर्मनी के अंदर जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, उसका जो थ्योरी था उसी को जो है फॉलो करती थी मेंशेविक पार्टी, यानी जूलियस मार्टोव। तो इस तरह से ये दो बेसिक जो हैं इन दोनों में डिफरेंसेस थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक बार कि देखते हैं कि रशिया के अंदर मोनार्की में जो है लोग जो है सीक्रेटली पार्टी बनाते हैं ताकि जो है इस मोनार्की का अगेंस्ट कर सके। और जो भी पार्टी बनती है, चाहे रशिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हो, चाहे रशियन रिवोल्यूशनरी पार्टी हो, ये सारी जो है वो सोशलिस्ट माइंडसेट के होते हैं, यानी समाजवादी विचारधारा के होते हैं। और ये हालांकि दोनों में डिफरेंसेस रहता है कि जहाँ क्या कहते हैं, रशियन रिवोल्यूशनरी पार्टी का मानना होता है कि जो फार्मर्स के ज़रिए ही रेवोल्यूशंस आ सकता है, और जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी का मानना होता है कि नहीं, ये जो है मज़दूरों के ज़रिए ही क्रांति आ सकती है। और अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से 1905 के अंदर इसी आइडियोलॉजी को लेकर एक रेवोल्यूशंस हुआ। थैंक यू।